हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जो कि रहने वाली है 16 नवंबर को हुआ एडीओ के एग्ज़ाम पेपर को डिस्कस करने के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी इस एग्ज़ाम की आंसर की आ चुकी है। अब दोस्तों मैं आप सभी को आयोग की आंसर की के अनुसार इन प्रश्नों को कराने वाला हूं। जितने अभ्यर्थी अभी वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी री एग्ज़ाम वाले हैं, उन सभी को एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम अब उनका रहने वाला है। और इस पेपर में प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है। और इन प्रश्नों को आप समझ जाइए, क्योंकि यहाँ में इस वाले पेपर में कंप्यूटर के भी ऐसे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन भी प्रश्नों में आपको लगता है कि आपत्ति लगानी चाहिए, तो ₹50 का शुल्क देकर के आप इन प्रश्नों पर आपत्ति लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें कि इनके आंसर गलत दिए गए हैं आयोग के द्वारा, तो उन पे आप आपत्ति ज़ाहिर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी का जो ये मैं पेपर करवाने वाला हूँ, ये कॉमर्स वालों का जो पेपर था उसको करवाने वाला हूँ, जिसमें कि पार्ट ए सबके लिए कंपलसरी है। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। दोस्तों, पहले संस्थाएं दी गई हैं और इनकी स्थापना वर्ष आपको मिलानी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना हुई थी, और नाबार्ड और सहकारिता बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1975 में। सहकारिता बैंक की जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। और सहकारिता बैंक की स्थापना हुई थी 1889 में। तो जो आपका इसका सही आंसर रहने वाला है वह रहने वाला है ऑप्शन ए, 2, 1, 3। साथ ही साथ आप सभी को मैं दोस्तों यही बता दूं कि इन प्रश्नों में जिस भी प्रश्न में आपको लगता है कि इसमें आपत्ति जाहिर करनी है, तो आप आपत्ति भी लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रीपेड खाता है जिसमें उपयोगकर्ता भविष्य में किसी भी ऑनलाइन लेन-देन के लिए अपना पैसा जमा कर सकता है? तो आप सभी जानते होंगे कि इस प्रकार के एक खाते की बात कही जा रही है कि जिसमें हम पैसे डाल सकते हैं और उसको हम बाद में खर्च कर सकते हैं। जैसे आजकल अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अन्य जितने भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं, इनमें इसका उपयोग होता है। तो इसे हम बोलते हैं ई-वॉलेट। प्रत्येक सब के लिए और सब प्रत्येक के लिए किसका आदर्श वाक्य है? तो यह आदर्श वाक्य सहकारिता विभाग का है। चौथा प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस आपका 1 जून को मनाया जाता है। आप सभी के लिए जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 27 सितंबर पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 27 सितंबर से पहले 27 सितंबर को आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है। उससे पूर्व 7 अप्रैल को आपका यहाँ पे मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो दोस्तों, और 8 मई को जो आपका मनाया जाता है वह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। साथ ही साथ विश्व प्रवासी दिवस। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है अर्थशास्त्र के जनक, तो वह है एडम स्मिथ। उत्तराखंड में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? यह प्रश्न आपके सभी के लिए नया है। तो इसका जो आधार वर्ष रहेगा दोस्तों सीपीआई का, वह रहेगा 2012। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। और ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो सिडबी का हेडक्वार्टर है वह लखनऊ में है। आठवां प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है लगभग। इसका जो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया है दोस्तों, वह दिया गया है ऑप्शन ए। साथ ही साथ आप इसको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि जो अब अगला जो प्रश्न आपका रहने वाला है, नौवां प्रश्न, वह है वर्ष 1986 में किस समिति द्वारा छोटे और अलाभकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का सुझाव दिया गया था? तो यह समिति जो थी वह थी केलकर समिति। ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो केलकर समिति है उसके द्वारा अलाभकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विलय करने की बात कही गई थी। वहीं पर दोस्तों एक समिति और आती है जिसने कि
जिसने कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना की बात कही थी, वह समिति भंडारी समिति। अगला प्रश्न बनता है 10वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंग अनुपात था। तो दोस्तों जो लिंगानुपात है वह 963 का है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक 1934 बिल्कुल सही है। अगला है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1957। तो दोस्तों आपका जो ये प्रश्न ऑप्शन सी है वह गलत हो जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो अधिनियम था वह 1975 का है। वहीं बैंकिंग नियमन अधिनियम 1950 बिल्कुल सही है। संख्याओं 25 और 9 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जो यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 15। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं? तो दोस्तों यह प्रश्न पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और इससे पहले जो वीडियो का एग्जाम और कनिष्ठ का एग्जाम हुआ था वहां पर भी नीति आयोग से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है कि जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह हैं वी आर सुब्रमण्यम। 14वां प्रश्न है, कथन ऋण सहकारी समितियां सदस्यों को उचित शर्तों पर आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित की जाती हैं। कथन द्वितीय, ऋण सहकारी समितियां सदस्यों से पूंजी और जमा के रूप में एकत्रित राशि से सदस्यों को ऋण प्रदान करती है, इसलिए वे कम ब्याज दर लेती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इन दोनों में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो जो इसका आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा वह दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति से संबंधित है। दोस्तों आप सभी को बता दूं ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आगे के एग्जाम्स के लिए भी ऐसे ही प्रश्न पटवारी के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो इन सभी को आपको नोट डाउन करना है और ध्यान में रखना है। अन्न दर्पण निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है? तो जो अन्न दर्पण जो पहल है वह भारतीय खाद्य निगम की एक पहल है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, कथन 1, विशेष आर्थिक क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेष निर्यात को बढ़ाना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को आकर्षित करना है। कथन 2, विशेष आर्थिक क्षेत्रों अधिनियम लागू होने से पहले भारत में केवल 17 विशेष आर्थिक क्षेत्र थे। तो आप सभी को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें केवल एक कथन सही होगा। अब आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के द्वारा जो विशेष आर्थिक नीति है उसमें कब शामिल हुआ था? सन 2000 में इसमें यह शामिल हुआ था। अगला प्रश्न आता है, भारत में सहकारिता मंत्रालय द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 कब शुरू की गई थी? तो श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत जो होती है वह 2024 में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित समंकों से चतुर्थांक विचलन तथा इससे गुणांक की गणना कीजिए। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा वह दिया गया ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में रैम का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों यह बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा। जो रैम का पूरा नाम होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक हो गया। वहीं रोम का नाम क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जबकि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप सबको यह भी ध्यान रखना है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वह रोम होती है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो रैम है वह आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों। और इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि इससे प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21वां प्रश्न, संभाव्यता सीमा का मान होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा वह दिया गया है ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न है, भारत में फंड अंतरण के संदर्भ में IMPS में आई का अर्थ क्या होगा? तो जो IMPS होता है दोस्तों वह होता है, इसका आंसर होता है इमीडिएट। और जो IMPS का फुल फॉर्म होता है वह होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आप सभी को ध्यान रखना है कि IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस।
23वां प्रश्न, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सरकारी ई मार्केट प्लेस के साथ स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम में स्टोर फ्रंट के रूप में निम्नलिखित में से किसे बनाया है? तो जो इसका जो आंसर सही रहने वाला है दोस्तों, वह रहने वाला है ऑप्शन आपका ऑप्शन बी। उसका नाम क्या है? सरस। आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। अब जो आपका अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, वह है WTO के ग्रीन बॉक्स के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी सब्सिडी आती है? तो ग्रीन बॉक्स के जो अंतर्गत सब्सिडी आती है वह आती है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन 1 2 3 4 दिए गए हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जो सब्सिडी आती है वह सभी प्रकार की सब्सिडी आती है। आपका 24 का जो आंसर रहेगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, जो अगला प्रश्न आपका रहने वाला है वह है 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वाणिज्यिक बैंकों के एजेंसी कार्य हैं? तो वाणिज्यिक बैंकों के जो एजेंसी कार्य हैं वह कौन से हैं आपके दोस्तों? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें आपके एजेंसी के कार्य हैं। तो वह आपके रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन सी 1 2 3 4। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्र को सूची दो। दोस्तों आपके पास सूची एक दी गई है प्राथमिक क्षेत्र और दूसरे दिए गए हैं उत्तराखंड में 2024-25 में वर्तमान भावों पर प्राथमिक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का प्रतिशत। तो आप सभी को इसकी सूची में संलग्न करनी है। तो दोस्तों जो ऑप्शन 26 प्रश्न 26 है उसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, इसको आपको बताना है। तो सीधे सीधे आपको मैं आयोग के द्वारा दिया गया आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन बी आपका सही रहने वाला है। खनन एवं उत्खनन का जो प्रतिशत है वो आपका लगभग 12.93% है। इसी प्रकार दोस्तों आपका जो ऑप्शन बी दिया गया है वह आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 का 4, 2 का 2 और 3 का 1 और 4 का 3, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको कि करने में काफ़ी समय लगा होगा अभ्यर्थियों को, ये मैं समझ सकता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 2010 में वैध फंक्शन नहीं है? तो कौन सा वैध फंक्शन नहीं है दोस्तों? तो वह नहीं है आपका जो आपका सब्ट्रैक्ट जो दिया गया है, ये नहीं होता है। सम होता है, एवरेज होता है, मैक्स होता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट इसमें नहीं होता है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का उद्देश्य क्या है? जो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का जो उद्देश्य है वह है MSME उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और टिकाऊ बनाना। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, गूगल डॉक्स में डॉट एक पूर्व डिजाइन की गई फाइल है जिसका उपयोग आप एक नए दस्तावेज बनाने के लिए कर सकते हैं। तो किस का उपयोग आप कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा टेम्पलेट का। अच्छा प्रश्न पूछा गया है। अभी दोस्तों वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि जो उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो यूके SSC के द्वारा करवाए जा रहे हों या यूके PSC के द्वारा करवाए जा रहे हों, तो उसमें अब कंप्यूटर के प्रश्नों का जो लेवल है वो अच्छा कर दिया गया है। काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले खाली फुल फॉर्म पूछी जाती थी, लेकिन अब गहरे प्रश्न जो हम बोल सकते हैं कि डीपली जो प्रश्न है उनको पूछा जा रहा है। तो आप सभी को कंप्यूटर पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति से संबंधित है? तो हरित क्रांति से संबंधित जो है वह कौन है? वह है चिदम्बरम सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, सरकार के डिजिटल क्रांति प्रयासों के संबंध में जैम के 3 तत्व हैं। तो जैम के जो 3 तत्व हैं वह कौन से हैं? वह हैं जन धन, आधार और मोबाइल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना करी गई थी, मैंने कहा आप सभी को दोस्तों कि यह 1982 में इसकी स्थापना होती है। नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होती है। आपको डेट पूरी की पूरी याद रखनी है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर इसकी स्थापना होती है और जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई। आप सभी को ये भी ध्यान रखना है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मॉडल तैयार किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसान क्रेडिट कार्ड का जो मॉडल तैयार किया था वो नाबार्ड के द्वारा किया गया था। आप सभी ने यह प्रश्न का जो ये प्रश्न पूछा गया है इसके उसमें बताना है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी वह किस वर्ष लाई गई थी। देखो दोस्तों यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और एक आता है किसान और कृषि बीमा योजना।
तो दोस्तों इन दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो दोस्तों क्रेडिट कार्ड योजना है, पहले कृषि बीमा योजना क्रेडिट कार्ड योजना आती है 98 में, और 99 और 2000 में कृषि बीमा योजना आती है। साथ ही साथ आप सभी को ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि नाबार्ड का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो NABARD, आप सभी को ध्यान रखना है NABARD का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है। बहुत से अभ्यर्थी बार बार इसको गलत करते हैं, क्योंकि NA से नेशनल एजेंसी कर देते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है कि यह इसका फुल फॉर्म नहीं है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका सही फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। 34वां जो प्रश्न होगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने करा था। तो यह पहले ही बहुत बार पूछा जा चुका है। वर्ल्ड वेब का जो आविष्कार कर रखा है वो टिम बर्नर्स ली के द्वारा करा गया है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारत में किसी भी कृषि वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा संसूचित किया जाता है। तो यह प्रश्न पहले ही बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो कृषि वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम MSP बोलते हैं, किसके द्वारा संसूचित किया जाता है। तो यह किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी, यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आंकड़ों के समसमित वितरण में कौन सा युग्म सही है, आप सभी को बताना है। तो आयोग के द्वारा जो इसका आंसर दिया गया है वह दिया गया ऑप्शन ए, माध्य इक्वल माध्यिका इक्वल बहुलक। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध के सही सूत्र दर्शाता है। तो जो इसका आंसर दिया गया दोस्तों, इसका जो आंसर दिया गया है वह है ऑप्शन सी, R इज इक्वल टू अंडर रूट BXY इंटू BYX। अगला प्रश्न है, 38वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो इसमें दोस्तों मैंने आप सभी को पहले के जो मैंने पेपर सॉल्व करवाए थे उसमें भी बता रखा है कि जो भी हमारे SDG गोल्स हैं, टोटल 17 गोल्स SDG में आते हैं, उन सभी गोल्स को आपको ध्यान में रखना है। और मैंने अपने चैनल पे SDG से रिलेटेड वीडियो भी डाली हुई है, 17 के 17 गोल्स में बताए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी SDG से क्वेश्चन आ चुके हैं, और वर्तमान में जो पेपर हो रहे हैं वहाँ पर कि हर पेपर में 1-2 प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर SDG 4, 5, 10 और 8 का यहाँ पूछा गया है, तो इसका आपको आंसर देना है। तो SDG 4 में जो आपका दोस्तों रहने वाला है, और SDG 5 में जो रहेगा दोस्तों, इसको आपको बताना है। तो 4 में गुणवत्ता शिक्षा, 5 में लैंगिक समानता, 10 में असमानता में को कम करना, और 8 में बेहतर कार्य और आर्थिक विकास आपका रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका जो रहने वाला है वो बिल्कुल सही रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 39वां, इंटरनेट सर्फिंग के संदर्भ में URL का पूरा नाम क्या है। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या है, वह होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एक होता है UPS, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक हो गया, इन चीज़ों में बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र विनिवेश आयोग का स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो विनिवेश आयोग है इससे पहले ही प्रश्न पूछा जा चुका है, और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, विनिवेश आयोग। ठीक हो गया, और यहीं पर आप सभी को मैं बता दूं कि एक 1992 में राष्ट्रीय नवीकरणीय निधि की स्थापना भी होती है 1992 में। और एक प्रश्न और यहाँ बनता है कि जो आपका UTI जो हमारा UTI की स्थापना जो हुई थी वो 1964 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में भंडारण निगम अधिनियम पारित हुआ था। तो भंडारण निगम जो नियम अधिनियम है वह 1962 में हुआ था, 1962 में। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग केवल एक सलाहकार प्रबुद्ध मंडल है, इसके पास धन आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही परियोजना दो मुख्य क्षेत्रों पर्यावरण और उद्यमिता पर आधारित है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, और दूसरा इसमें गलत है, तो केवल एक ऑप्शन इसमें सही है। किस वर्ष भारत की केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर एकत्रित विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी सूचनाओं में समन्वय स्थापित करना था। तो जो दोस्तों इसका जो आंसर सही रहने वाला है वह रहने वाला है दिसंबर 1950 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। 44वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो यह प्रश्न बहुत लंबा है, तो इसको थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ।
निवेश निर्णय, वित्तीय निर्णय और लाभांश निर्णय। और यहाँ पे दोस्तों बताना है आपको कि इसका जो सही इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो आप सभी को जिसका आंसर मैं दोस्तों बता देता हूँ डायरेक्टली। जो 44 का जो आंसर दिया गया है वह दिया गया है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही रहने वाला है कि ए का 3, बी का 1 और ए का सी का 2 यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो भी यहाँ पर भी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नए प्रश्न हैं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 45वां प्रश्न है, श्रेणी एक विश्वसनीय मापक नहीं है, तो किसका मापक नहीं है? वह नहीं है विचलन का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सारणियन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह नहीं है कारण और प्रभाव संबंध निर्धारित करना। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आय वितरण की असमानता को दर्शाता है। यह पूर्ण समानता की रेखा से ऊपर नहीं उठ सकता। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से कथन बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर रहने वाला है 47वें प्रश्न का, वह रहने वाला है ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 48वां प्रश्न है, यूपीआई 123 पे यूपीआई डिजिटल लेनदेन के लिए सुरक्षित तत्काल भुगतान है। यूपीआई 123 पे में इंटरनेट कनेक्टिविटी या स्मार्टफोन के बिना भुगतान किया जा सकता है। तो इसमें दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसको आपको बताना है कि अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इसके दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। 49वां प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई है। 50वां प्रश्न जो कि हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है, और अगले 50 प्रश्न मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए पहले इन 50 प्रश्नों को हम इसमें हल कर चुके हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो इसमें बताना है कि जो भूमि जोत के प्रकार हैं उसमें किस प्रकार का होता है। छोटे जोत, सीमांत जोत, बड़े जोत और मध्यम जोत किसे बोला जाता है? तो इसमें आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर दोस्तों रहने वाला है वह रहने वाला है ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा कि जो छोटे जोत होते हैं वह 1 से 2 हेक्टेयर के वालों को बोला जाता है। सीमांत जोत जो है वो 1 हेक्टेयर वालों को बोला जाता है। बड़े जोत जो हैं 10 हेक्टेयर वालों को, और मध्यम जोत जो है यहाँ पर 4 से 10 हेक्टेयर वालों को बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा जो एडीओ का एग्ज़ाम है इसमें जो पेपर कॉमर्स में जो 50 प्रश्न आए हुए हैं वो मैंने करवा दिए हैं, और अगली वीडियो में जो 51 से लेकर के 100 प्रश्न हैं उन्हें मैं यहाँ पे करवाऊँगा। जिन भी अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम था, जिन्हें भी लगता है कि कुछ प्रश्नों में यहाँ पर गड़बड़ी है या कोई प्रश्न गलत आंसर दिया हुआ है, तो वह 50 रुपये शुल्क दे करके आयोग की वेबसाइट पर लगभग 28 नवंबर तक, इसमें शायद मुझे लग रहा है कि इसमें डेट दी गई है आपत्ति लगाने की, तो आप लगा सकते हैं। और मैं बता दूं कि ज़्यादातर इसमें प्रश्न जो पूछे गए हैं वो कॉमर्स से रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में। तो ये प्रश्न सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कुछ प्रश्न इसमें कंप्यूटर के भी पूछे गए हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में से इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो जल्द से जल्द उसे भी मैं देने की आपको यहाँ पर कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में से इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।